आपके साथ प्रगति ठाकुर और आप मेरे साथ देख रहे हैं छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश का सबसे विश्वसनीय चैनल इंडिया टाउन न्यूज। समय है इस वक्त नई ताजा खबरों के बुलेटिन का। आप सभी का स्वागत करते हुए डालते हैं एक नजर उन खबरों पर जो बनी है सुर्खियां। मुख्यमंत्री पद को लेकर डॉक्टर रमन सिंह ने कहा, मेरी कोई महत्वाकांक्षा नहीं, केंद्रीय नेतृत्व करेगा फैसला। पार्लियामेंट सत्र के चलते वरिष्ठ नेताओं की व्यस्तता, जल्द होगा नाम का ऐलान। कांग्रेस की हार को लेकर दिया बड़ा बयान, अनुमान लगाने में हुई चूक। भरतपुर सोनहत से जीत के बाद केंद्रीय मंत्री रेणुका सिंह के घर शुरू हुई पूजा पाठ। सीएम पद के लिए नाम चलने के बाद कार्यकर्ताओं में उत्साह, मिठाई बांटकर जताई खुशी। मुख्यमंत्री बनाने यज्ञ का हुआ आयोजन। बदलते मौसम के साथ मंडराया चीनी निमोनिया का खतरा, बच्चों के लिए सावधानी का अलर्ट। ठंड के साथ बढ़े सर्दी, जुकाम और बुखार के मरीज, चिकित्सकों की सलाह, गर्म पहने गर्म खाए। प्रदेश में पहला जिला दुर्ग होगा यातायात के मामले में हाईटेक। और अब खबरें विस्तार से। छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री का सभी को इंतजार है। इसे लेकर पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह का बयान सामने आया है। उन्होंने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि पार्लियामेंट का सत्र चल रहा है, सारे वरिष्ठ लोग की व्यस्तता भी है। 2-3 दिन के अंदर पर्यवेक्षक आ जाएंगे और निर्णय हो जाएगा। मुख्यमंत्री पद को लेकर डॉक्टर रमन सिंह ने कहा, मेरी कोई महत्वाकांक्षा नहीं है, पार्टी का जो निर्देश होगा उसका पालन किया जाएगा। बुलडोजर की कार्रवाई को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने कहा, जो इस प्रकार अवैध रूप से छत्तीसगढ़ में रायपुर में और आसपास जो अवैध कब्जे थे, प्रशासन समझ गया है। आने वाली सरकार इस तरह के अवैध कब्जे, अवैध धंधे को बर्दाश्त नहीं करेगी। इसलिए प्रशासन सरकार बदलते ही अपने रवैये में परिवर्तन ला रहा है। यह अच्छी बात है। काफी सारी फाइलें जो 3 तारीख के बाद जो साइन की गई है बैक डेट में, वो मैं समझता हूँ कि सरासर गलत है और उचित नहीं है। उसकी एक बार जो भी मुख्यमंत्री बनेगा छत्तीसगढ़ में, उसकी विवेचना तो करेगा, मगर मुझे लगता है कि ये ऐसा समय है कि जब तक सरकार का गठन न हो जाए, कोई नए निर्णय लिए नहीं जा सकते, कोई नए आदेश जारी हो नहीं सकते। और ऐसे कार्यकाल में वो अधिकारी जो आज भी पुराने जितने भी किए हुए काम हैं उसको सही साबित करने में लगे हुए हैं, उनको मैं स्पष्ट चेतावनी दिया था कि ऐसी गड़बड़ी करना बंद अब तो करो। अब तो सरकार बदल गई है, कम से कम छत्तीसगढ़ के हित में काम करना पड़ेगा। मुख्यमंत्री चेहरे कब तक फाइनल हो जाएंगे, इस सवाल पर रमन सिंह ने कहा, पार्लियामेंट का सत्र चल रहा है, सारे वरिष्ठ लोग की व्यस्तता भी है। 2-3 दिन के अंदर पर्यवेक्षक आ जाएंगे और निर्णय हो जाएगा। कांग्रेस की हार को लेकर रमन सिंह ने कहा, कांग्रेस को अनुमान लगाने में चूक हुई है। कांग्रेस ने जिस प्रकार 5 साल सरकार चलाई, उनकी जिस प्रकार से सरकार रही है, तो सरकार को जाना ही था। जनता ने पूरे छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार के खिलाफ वोटों के द्वारा अपना आक्रोश प्रकट किया है। उनके तानाशाही, इनके घमंड के प्रति विरोध प्रकट किया है। पूरी तरीके से कांग्रेस को छत्तीसगढ़ में नकार दिया। अब ये चूंकि पार्लियामेंट का सत्र चल रहा है और सारे वरिष्ठ लोगों की व्यस्तता भी है, और 1-2 दिन में सबको मालूम है कि विजय के बाद विजय जुलूस और बाकी लोगों में व्यस्तता रहती है। मुझे लगता है 2-3 दिन के अंदर पर्यवेक्षक आ जाएंगे और निर्णय हो जाएगा। रायपुर से इंडिया टाउन न्यूज के लिए प्रेम निर्मलकर की रिपोर्ट। सूरजपुर केंद्रीय राज्य मंत्री भरतपुर सोनहत विधायक रेणुका सिंह के मुख्यमंत्री बनने की अटकलें तेज हो गई हैं, जिसको लेकर रेणुका सिंह के निवास रामानुज नगर के घर पर समर्थकों ने पूजा अर्चना कर यज्ञ शुरू कर दिया है। भाजपा की जीत के बाद कार्यकर्ताओं में जहां उत्साह देखा जा रहा है, वहीं कार्यकर्ता अपने क्षेत्र से जीतकर आए प्रत्याशी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए एक तरफ जहां प्रयास कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर भगवान को भी मनाया जा रहा है। यही कुछ नजारा दिखा रामानुजगंज में, जहां रेणुका सिंह के निवास पर कार्यकर्ता एक दूसरे को मिठाई बांटकर खुशियां मना रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री के रूप में उनका नाम चलने के बाद हवन पूजन और यज्ञ भी कर रहे हैं। प्रेमनगर विधानसभा का नेतृत्व 2003 से इस क्षेत्र के विधायक माननीय रेणुका सिंह जी की, जिन्होंने कई पदों पर मंत्रियों के पद पे रही, केंद्रीय मंत्री भी रही और अच्छा उनका कार्यक्रम रहा।
आज हमें प्रेमनगर विधानसभा को मुख्यमंत्री बनने का नेतृत्व रेणुका सिंह के को मिल रहा है। वो छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री बन रही है, इसलिए आज हम लोग पूजा पाठ किए हैं और निश्चित ही रेणुका सिंह के मुख्यमंत्री बनने पर प्रेमनगर विधानसभा का और अद्भुत विकास होगा और छत्तीसगढ़ का अद्भुत विकास होगा। ऐसे ही क्षमता, ऐसी नेतृत्व जो रेणुका सिंह जी ने इसे 2003 में प्रेमनगर को मुक्त कराया, आज पूरे छत्तीसगढ़ में 0 सीट में भारतीय कांग्रेस निपट गई है और सरगुजा के अंचल में 0 सीट पर है। बड़े बड़े दिग्गज जो चुनाव हार गए, उसमें निश्चित ही रेणुका सिंह का बहुत ही बड़ा एक भूमिका है। जी, उनका राजनीति अनुभव बहुत ही अच्छा रहा है और वो आदिवासी अंचल से रही हैं और निश्चित है कि मैं चाहूंगा कि पूरा छत्तीसगढ़ का विकास उनके द्वारा होगा और इस तरह से पूरा संगठन के द्वारा उनको जिम्मेदारी दिया जा रहा है। तो निश्चित है कि इस क्षेत्र का, छत्तीसगढ़ का पूरा विकास होगा और अच्छे से विकास होगा और वो कई अहम पदों पर रह चुकी हैं और उनको पूरा अनुभव है और क्षेत्र की जनता भी लगातार चाह रही है, जिससे आज हम लोग हवन पूजा भी किए और क्षेत्र की जनता अति उत्साह दिख रही है कि माननीय रेणुका सिंह जी को यहाँ पे छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री बनाया जाए। रेणुका सिंह के नाम की चर्चा के बीच जिले के आला अधिकारी उनके निवास पहुंचे, जिन्होंने सुरक्षा व्यवस्था का इंतजाम देखा। केंद्रीय मंत्री रेणुका सिंह के समर्थकों का कहना है कि वे मुख्यमंत्री बनती हैं तो पूरे छत्तीसगढ़ का विकास होगा। इंडिया टाउन न्यूज के लिए सूरजपुर से एजाज खान की रिपोर्ट। कोरोना वायरस के बाद छत्तीसगढ़ में चीन की एक और नई बीमारी को लेकर सभी चिंतित हैं। चीन के निमोनिया को लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा दुर्ग जिले को भी अलर्ट जारी किया गया है। चीन में बच्चों को सांस लेने में तकलीफ होने की बीमारी बढ़ रही है। प्रदेश में मौसम का रुख बदला हुआ है, वहीं चीन से निकली बीमारी रहस्यमय निमोनिया का असर भी छत्तीसगढ़ में नजर आ रहा है। इन दिनों बच्चों में सर्दी खांसी के साथ तेज बुखार अधिक देखने को मिल रहा है। ऐसे में चिकित्सकों ने लोगों को बच्चों को लेकर सतर्क रहने की सलाह दी है। वहीं प्रदेश में इसके लिए सभी चिकित्सकों में कड़ी व्यवस्था को लेकर निर्देश दिया गया है। डॉक्टर लोगों को बीमारियों से बचने, अलर्ट रहने के साथ ही बच्चों को लेकर सतर्क रहने की सलाह दे रहे हैं। अगर बच्चों में कोई लक्षण ऐसे दिखे तो तुरंत डॉक्टर के पास जाने की सलाह दी गई है। दरअसल मौसम में बदलाव होने पर हर साल बच्चों में वायरल बीमारी देखने को मिलती है। डॉक्टर वैसे सर्दी खांसी और बुखार को सामान्य मान रहे हैं। हर साल की तरह इस साल भी वायरल फीवर और सर्दी की शिकायत बच्चों में देखने को मिल रही है, जिससे बचने के लिए बच्चों बड़ों को गर्म कपड़े पहनना होगा, गर्म खाने का सेवन करना सही होगा, भीड़ वाली जगहों से बचना चाहिए। बचाव ये है कि अभी सभी लोग जो हैं, अभी ठंड का मौसम चल रहा है। इस ठंड के मौसम में सर्दी खांसी की आम बात होती है, तो हर लोगों से ये है कि यदि किसी को सर्दी खांसी होती है, पहली बात तो गर्म कपड़े पहनना चाहिए और भीड़ भाड़ वाले इलाकों में ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, क्योंकि किसको इन्फेक्शन है वहाँ से लग जाएगा आपको नहीं पता है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि जब तक ज़रूरी काम ना हो आप ज़बरदस्ती घूमे मत। साथ में जितने छोटे बच्चे हैं उनका विशेष तौर पे ख्याल रखें, गर्म कपड़े पहनाएं, गर्म खाना खिलवाएं। यदि कभी किसी को कुछ इन्फेक्शन होता है तो तुरंत पास के चिकित्सा केंद्र में जा कर के स्वास्थ्य सुविधा का लाभ लें। हमारे पास सभी दवाइयाँ उपलब्ध हैं, किसी भी प्रकार की दवाइयों के लिए हमें कोई कमी नहीं है। और हम ये चाहते हैं कि अभी निमोनिया डे भी, वर्ल्ड निमोनिया डे भी मनाया गया था 12 नवंबर को, और ये कार्यक्रम जो है, सास का कार्यक्रम जो है, ये 12 नवंबर 23 से 29 फरवरी 24 तक चल रहा है और उस पर विशेष ध्यान दे रहे हैं, जिसमें हम बच्चों की केयर कर रहे हैं। सीएमएचओ ने कहा कि हर साल मौसम में बदलाव होने पर बच्चों में सर्दी खांसी और बुखार की शिकायत देखने को मिलती है। इस दौरान बच्चों में चिड़चिड़ापन भी देखा जाता है। अगर दिक्कत बढ़े तो डॉक्टर की सलाह ले। इसके साथ ही सावधानी बरतना बेहद आवश्यक है। इंडिया टाउन न्यूज के लिए दुर्ग से अतुल शर्मा की रिपोर्ट। भिलाई स्टील प्लांट प्रबंधन जल्द ही बायोमेट्रिक सिस्टम लागू करने जा रहा है, जिसका कर्मचारी संघ ने विरोध शुरू कर दिया है। उनका कहना है कि बीएसपी प्रबंधन पहले नियमित कर्मचारियों का 39 माह का बकाया भुगतान करे। मूलभूत समस्या पर बीएसपी प्रबंधन ध्यान नहीं दे रहे हैं, केवल नया कानून थोपने जा रहे हैं। भिलाई इस्पात संयंत्र प्रबंधन संयंत्र कर्मचारियों के लिए बायोमेट्रिक सिस्टम लाने जा रहा है। उसका संयंत्र कर्मचारियों ने विरोध करना शुरू कर दिया है। बीएसपी वर्कर यूनियन के अध्यक्ष उज्जवल दत्ता ने बताया कि बीएसपी प्रबंधन कर्मचारियों पर नया कानून ले आता है। कर्मचारियों के हक का एरियर्स और अधूरे वेतन समझौता को पूर्ण करने के लिए जो कर्मचारी एकजुट हो रहे हैं, उससे ध्यान हटाने के लिए इस प्रकार के कार्य किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि बिना यूनियन के सहमति के ऐसे किसी भी निर्णय को लागू करना
लोकतांत्रिक व्यवस्था में उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि सेक्टर 9 अस्पताल बीएसपी वर्गों के लिए सबसे बड़ा अस्पताल है, लेकिन वहां पर मूलभूत सुविधा नहीं मिल पा रही है। यह केवल एक रेफर सेंटर बना हुआ है। बीएसपी टाउनशिप में जितना भी मकान है, सभी मकान में सीपेज की दिक्कत है। उसको लेकर प्रबंधन कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है। जबरन का बायोमेट्रिक सिस्टम थोपने में लगा है। हम इसका विरोध करते हैं। हमारी अभी बैठक हुई थी ईडी पर्सनल के साथ, सारे बीएसपी के बड़े अधिकारी थे। हम लोग ने कहा है कि आप हमेशा एक नया कानून ले आते हैं, लेकिन जो हमारी मूलभूत समस्या है, जैसे कि हमारा 39 महीने का एरियाज हमको नहीं मिल रहा है, हम लोग को बोनस इतना कम मिल रहा है, हमारे यहाँ पे कैंटीन की कोई सुविधा नहीं। आप पीछे अस्पताल देख रहे हैं, अस्पताल में डॉक्टर नहीं, लोगों को इलाज कराने में इतनी दिक्कत होती है, रेफरल नहीं होता, लोग लाइलाज मर रहे हैं। हाउस जो हमारी नगर प्रशासन विभाग है, वहाँ उसके अंदर के जितने हमारे मकान बीएसपी कर्मचारियों का अलाटेड है, कि सब के सब सीपेज, किसी का ये टूट फूट, कोई मेंटेनेंस नहीं। हमने कहा पहले इन सब चीज़ों को तो ठीक करो, पहले हमारे को मूलभूत समस्या तो दो। पहले आप एक नियम रोज करो, थोपते हो, उसमें आप सबसे ज़्यादा अग्रसर रहते हो, लेकिन कर्मचारियों की सुविधा की बात आती है तो आप सबसे पीछे हो जाते हो। इसलिए पहले कर्मचारी की सुविधा, बाद में आपके नियम का, ये हम लोग ने इंडियन ने कहा। बीएसपी कर्मचारियों ने कहा कि बायोमेट्रिक लगाने से कर्मचारियों को कोई विशेष लाभ नहीं होगा, लेकिन कर्मचारियों को काफी दिक्कत का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि छुट्टी होते समय कर्मचारी निकलते हैं तो काफी भीड़ हो जाती है। बायोमेट्रिक सिस्टम लगेगा तो और भीड़ बढ़ जाएगा, काफी समस्या होगी। बायोमेट्रिक लेकर कोई विशेष लाभ तो नहीं है, हर आदमी कॉन्ट्रैक्ट में परेशान है। गेट पे भी आप देखिए कि जब निकलते हैं लोग तो कैसे निकलते हैं, एक एक आदमी को चेक किया जाता है और इतनी भीड़ लग जाती है। एक गेट खुला रहता है, जबकि दो गेट के लोगों को खुलना, इतनी ज़्यादा भीड़ हो जाती है। और जब बायोमेट्रिक लगेगा दुनिया भर की और सारी परेशानी होंगी। आदमी तो अपना काम कर ही रहा है, हर वर्कर अपना काम कर रहा है, कोई आदमी इधर उधर नहीं जा रहा। लेकिन उसके बाद भी ये सारी चीज़ों को लेकर इस तरह की बातें हो रही हैं, जो मूलभूत समस्याएं हैं उनका तो कोई निराकरण नहीं हो रहा है, उसको तो पहले करना चाहिए ना। इंडिया टाउन न्यूज के लिए दुर्ग से अतुल शर्मा की रिपोर्ट। महादेव बुक सट्टा ऐप के हवाला के रुपयों के साथ पकड़े गए हाउसिंग बोर्ड भिलाई निवासी असीम दास उर्फ बप्पा के पिता सुशील दास ने कुएं में कूदकर आत्महत्या कर ली। घटना का कारण तो स्पष्ट नहीं है, लेकिन बताया जा रहा है कि बेटे की गिरफ्तारी के बाद से वो थोड़ा परेशान रहने लगा था। अंडा पुलिस मामले की जांच कर रही है। हाउसिंग बोर्ड वार्ड नंबर 16 निवासी आसिम दास को बीते 2 नवंबर को ईडी ने रायपुर के एक होटल के बेसमेंट से करोड़ों रुपए नकद के साथ गिरफ्तार किया था। उसकी गिरफ्तारी के बाद ईडी की टीम ने उसके हाउसिंग बोर्ड स्थित घर पर भी दबिश दी और वहां से भी करोड़ों रुपए जब्त किए थे। आसिम दास का पिता सुशील दास करीब 5 साल से अंडा थाना क्षेत्र के ग्राम अछोटी में रुपेश गौतम की बाड़ी में चौकीदारी का काम करता था। वो बाड़ी में बने कमरे में ही रहता था। वो सोमवार की रात को करीब 11:30 बजे घर से निकला था और बाड़ी में स्थित कुएं में कूद गया। मंगलवार को वो अपने कमरे में नहीं मिला तो उसकी तलाश शुरू की गई। कुएं में झांक कर देखा गया तो उसकी लाश पानी पर उतारती नजर आई। इसके बाद अंडा पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को बाहर निकलवाया। मृतक सुशील दास के शरीर पर कोई चोट के निशान नहीं मिले हैं। प्रारंभिक जांच में इतना पता चला है कि वो शराब पीने की आदी था और अपने बेटे आसिम दास उर्फ बप्पा की गिरफ्तारी के बाद से परेशान रहने लगा था। उसके साथ में काम करने वाले अन्य कर्मचारी से पूछताछ के बाद ही घटना का स्पष्ट कारण पता चल सकेगा। अड्डा थाने टीआई आनंद शुक्ला ने बताया कि मृतक सुशील दास करीब 5 साल से अछोटी में रहता था। उसके साथ उसके परिवार का कोई सदस्य नहीं रहता था। अभी तक घटना का स्पष्ट कारण नहीं पता चल सका है। मामले की जांच की जा रही है। इंडिया टाउन न्यूज के लिए दुर्ग से अतुल शर्मा की रिपोर्ट। अब वक्त हो चला एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे देश प्रदेश से जुड़ी कुछ और खबरें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। दुर्ग पुलिस फिर एक बार हाईटेक होने जा रही है। ट्रैफिक पुलिस ने चालानी कार्रवाई में बड़ा बदलाव किया है। पहले पुलिस अधिकारी चालान करते थे, अब जीपीएस मैप कैमरा के जरिए सिपाही भी चालान कर सकेंगे। कैमरे से पुलिस तस्वीर खींचकर ट्रैफिक कंट्रोल रूम भेजेगी। इसके बाद चालान जनरेट होकर ट्रैफिक वायलेंस करने वाले वाहन चालकों के घर पहुंचेगा।
प्रदेश का पहला जिला दुर्ग जिला होगा जो जीपीएस मैप कैमरे के माध्यम से लोगों पर चालानी कार्रवाई करेगा। वहीं ट्रैफिक डीएसपी सतीश कुमार ठाकुर ने बताया कि एसएसपी राम गोपाल गर्ग के निर्देश पर अब ट्रैफिक पुलिस हाईटेक तरीके से चालानी कार्रवाई करेगी। जिले में 4 ट्रैफिक थानों में टीआई से लेकर एएसआई रैंक के पुलिस अधिकारी ही चालान करते थे। अब जीपीएस मैप कैमरे के फोटो के आधार पर चालान होगा। इसमें 3 सवारी, बिना हेलमेट, रॉन्ग साइड वाहन चलाना और नाबालिग चालक की फोटो खींचकर कंट्रोल रूम भेजा जाएगा। गाड़ी नंबर के आधार पर चालान की कॉपी व्हाट्सएप या घर के पते पर भेजी जाएगी। इससे ट्रैफिक रूल्स तोड़ने वालों में सुधार होगा। आधुनिकीकरण का उपयोग कर यातायात व्यवस्था पुलिस दुरुस्त करेगी। यातायात पुलिस ने अब ऐसे वाहन चालक जो यातायात नियमों का उल्लंघन करते हैं उसका गूगल मैप कैमरे के माध्यम से चालान करने के लिए सबको प्रशिक्षित किया हुआ है। जो गूगल कैमरे के माध्यम से यदि किसी वायलेटर का हम लोग फ़ोटो लेते हैं तो उस स्थान की जगह का नाम, उसका समय और उसका डेट और उसकी गाड़ी के नंबर के आधार पर हम उसका चालान बना सकते हैं। इससे फ़ायदा ये होगा कि जो व्यक्ति वायलेशन कर रहा है उसका रुकने की भी ज़रूरत नहीं है, उसका समय भी व्यर्थ नहीं होगा और इसमें हमारे जो कांस्टेबल और प्रधान आरक्षक वो भी उसका चालान कर सकेंगे और इसके नोटिस के माध्यम से उसको भेजा जा सकेगा और पारदर्शिता भी बनी रहेगी और इससे ट्रैफिक का जो डिसिप्लिन है वो भी बना रहेगा और इसमें अधिक से अधिक जो वायलेशन करते हैं उसका चालान करने से एक अनुशासन भी देखने को मिलेगा और लोग नियमों का पालन करेंगे। तो निश्चित रूप से ये ऐप सभी को हम लोगों ने उपलब्ध कराया है और इसके माध्यम से जो नाबालिग बच्चे हैं, जो हेलमेट नहीं पहन रहे हैं, 3 सवारी चल रहा है और जिसके कारण दुर्घटना की संभावना बनी रहती है, वो भी इसमें काफ़ी हद तक कमी आएगी। विभाग में कुल 202 पुलिस अधिकारी और कर्मचारी पदस्थ है। इनमें 4 थानों में करीब 35 कर्मचारियों को रखा गया है। बाकी ट्रैफिक पुलिस व्यवस्था में तैनात है। अब पुलिस अधिकारी से लेकर सिपाही तक को जीपीएस कैमरा दिया जा रहा है। ट्रैफिक पुलिस अब वाहन चालकों को नहीं रोकेगी। रूल्स तोड़ने वालों की फोटो खींचकर कंट्रोल रूम भेजा जाएगा। दुर्ग से इंडिया टाउन न्यूज के लिए सोमनाथ साहू की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में भाजपा की पूर्ण बहुमत से सरकार बनने जा रही है। राजधानी रायपुर में भारतीय जनता पार्टी ने चारों विधानसभा में जीत दर्ज की है, जिसके बाद सत्ता पर वापस आई बीजेपी अब नगर निगम में कब्जा करने के लिए तैयार है। राजधानी रायपुर के नगर निगम महापौर एजाज ढेबर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव की चर्चा जोरों पर है। नगर निगम रायपुर नेता प्रतिपक्ष मिनल चौबे द्वारा सभी भाजपा पार्षद दल की बैठक में निर्णय लिया गया। इंडिया टाउन न्यूज रायपुर संवाददाता प्रेम निर्मलकर ने नेता प्रतिपक्ष मिनल चौबे से खास बातचीत की। नगर में जो विकास कार्य को लेकर के और अपराध को लेकर के लगातार यहाँ पे अब लोग मांग करते हैं बढ़ोतरी हो रही, तो क्या लगता है आज अविश्वास प्रस्ताव ला रहे हैं तो किन किन मुद्दे को लेकर के यहाँ आपको सर? देखिए, शहर की जो व्यवस्था है वो पूरी तरीके से चौपट है। माननीय महापौर हैं एजाज ढेबर जी, वो शहर के हर सेक्टर में असफल रहे हैं। पूरे शहर में गड्ढों की भरमार है, अवैध कब्जों की भरमार है, पेयजल जनता को उपलब्ध नहीं करवा पाए, बिजली व्यवस्था चौपट है। सिवाय भ्रष्टाचार के नगर निगम में इन 4 सालों में कुछ नहीं हुआ है और बचे कुछ में भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक हैं वो शहर के चारों सीटों में भारतीय जनता पार्टी के विधायक उन्होंने भारी बहुमत प्राप्त किया है और लगभग 70 वार्डों में भी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों ने विजय हासिल की है। इसलिए हम चाहते हैं कि नैतिकता के आधार पर माननीय महापौर जी अपना इस्तीफा दे दें। भाजपा के कितने पार्षद दल आपके साथ है और कितने निर्दलीय आपके समर्थन में है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के सारे पार्षद हमारे साथ ही हैं। इसके अलावा 2 निर्दलीय हमारे साथ विधिवत प्रवेश कर लिए हैं और हमको पूरा यकीन है कि जिस प्रकार हम समाचार पत्रों के माध्यम से और प्रिंट मीडिया के माध्यम से देखते हैं कि जो सत्ता पक्ष के जो पार्षद हैं वो भी अपने महापौर की कार्य प्रणाली से असंतुष्ट हैं और शहर विकास में वो दलगत राजनीति से ऊपर उठकर हमको वो सपोर्ट करेंगे। भाजपा की बहुलता देखते ही भाजपा विधायक यहाँ प्रसन्न मत होते ही नगर में जो है अवैध कब्जों को लेकर के यहाँ बुलडोजर चला जा रहा है, तो कहीं न कहीं पे जो एक बड़ी जो आने वाली विकल्प है, बड़ी जो सोच है यहाँ पे भाजपा की ओर से अच्छी पहल कर सकते हैं। देखिए, नहीं सही वो हमने कहा था बदल के रही, वो शहर की जो परंपरा है, जो शहर की प्रणाली है वो पूरी तरीके से बदल जाएगी। अब हमने धरना प्रदर्शन के माध्यम से नहीं, अब सिर्फ 24 घंटे के अल्टीमेटम के माध्यम से नगर निगम के माध्यम से कार्य करवाएंगे। आज बुलडोजर के द्वारा चौपाटी को अवैध हटाया गया है, ये इंगित करती है कि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है और आगे भी इसी प्रकार की हमारी कार्य प्रणाली प्रारंभ रहेगी। हम रायपुर शहर को एक अच्छी सरकार देने का प्रयास करेंगे।
ये थे हमारे बीच नगर निगम रायपुर के नेता प्रतिपक्ष मीनाल चौबे, जिन्होंने साफ तौर पे कहा है कि जो लगातार जो अपराध अगर जो राजधानी में बढ़ रहे थे, जो अवस्था थी उसको अव्यवस्थित करने के लिए महापौर राज ढेबर के लिए अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए यहाँ पर जो भाजपा जो पार्षद दल की बैठक यहाँ पर संपन्न किया गया है। और बैठक के बाद एक तरह से जो महापौर त्याग पत्र नहीं देते हैं तो हम अविश्वास प्रस्ताव लाकर उसमें त्याग उससे खुशी से हटाने की बात करते हैं। मेरे से होगी दीपेश सोनकर के साथ मैं प्रेम निमलकर, इंडिया टाउन न्यूज, रायपुर, छत्तीसगढ़। प्रज्ञाचक्षु होकर भी 22 से अधिक भाषाओं के विद्वान पद्म विभूषित चित्रकूट तुलसी पीठाधीश्वर रामभद्राचार्य महाराज 9 दिवसीय श्री राम कथा के लिए भिलाई के जयंती स्टेडियम आ रहे हैं। यह भव्य आयोजन 15 फरवरी से 23 फरवरी तक किया जाएगा। धारा प्रवाह शास्त्र साक्ष्यों से लगभग 5 शताब्दी से उलझे श्री राम जन्मभूमि प्रकरण में उच्चतम न्यायालय में अपनी अहम भूमिका अदा करने वाले चलते फिरते एनसाइक्लोपीडिया कहे जाने वाले 22 से अधिक भाषाओं के विद्वान पद्म विभूषित चित्रकूट तुलसी पीठाधीश्वर रामभद्राचार्य महाराज की श्री राम कथा को लेकर भिलाई के आयोजन स्थल जयंती स्टेडियम में तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। रायपुर स्थित माता कौशल्या मानस प्राचीरणी सभा के संरक्षक अशोक चतुर्वेदी ने पत्रकार वार्ता में बताया कि जयंती स्टेडियम में 15 फरवरी से लेकर 23 फरवरी तक प्रतिदिन सुबह 10 से मध्याह्न 1 बजे तक और शाम 4 से 7 बजे तक 1008 कुंडीय हनुमत महायज्ञ और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की भवबाधा निवारक कथा होगी। प्रतिदिन मध्याह्न 2:30 से 4 एवं सायं 7 से 8 बजे तक संगीत विशारदों और गायकों द्वारा भावपूर्ण भजनों की प्रस्तुति होगी। उन्होंने कहा कि हनुमत यज्ञ का उद्देश्य है कि पाक अधिकृत कश्मीर भारत में शामिल हो, सनातन धर्म और हिंदू धर्म का विकास हो, साथ ही बच्चे समझे श्री राम कौन है, श्री कृष्ण कौन है। लोगों को हिंदुत्व के बारे में जागरूक करना आज के जमाने में सबसे बड़ी बात है, क्योंकि हिंदू जागरूक होंगे तो हिंदुत्व को बचाएंगे। 15 फरवरी से 9 दिवसीय श्री राम कथा श्री हनुमत यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। कथा के प्रचार प्रसार पर हम विशेष ध्यान दे रहे हैं। मंदिरों में जाकर के लोगों को आमंत्रित कर रहे हैं। अधिक से अधिक जो धर्म प्रेमी हैं सबसे निवेदन कर रहे हैं। फेसबुक, व्हाट्सएप, सोशल मीडिया और आप सभी प्रेस के माध्यम से हम कोशिश कर रहे हैं कि जगत गुरु की इस कथा में अधिक से अधिक आकर के लोग सहभागी बने। और जगत गुरु की जो कथा है वो अन्य कथाओं से बहुत ही अलग होती है और विलक्षण होती है। तो उसमें आप सभी लोगों की आएँ और सभी जनता से भी हमारा अनुरोध है जो हमें सुन रहे हैं कि जगत गुरु स्वामी रामानंदाचार्य रामभद्राचार्य जी की कथा भी नहीं बुझवा रहे हैं। यहाँ के लिए बड़ी अच्छी देन होगी जिसे वर्षों तक याद किया जाएगा। आप सभी इस कथा में आने का कष्ट कीजिए। दुर्ग से इंडिया टाउन न्यूज के लिए अतुल शर्मा की रिपोर्ट। बलरामपुर जिले के रघुनाथ नगर पुलिस को गांजा तस्करी के मामले में एक बड़ी सफलता मिली है। दरअसल सड़क किनारे लावारिस खड़ी पजेरो वाहन से पुलिस ने जांच कर भारी मात्रा में गांजा बरामद किया है। साथ ही पजेरो वाहन को भी जब्त करते हुए अज्ञात आरोपियों के विरुद्ध एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर पुलिस टीम जांच कर रही है। बलरामपुर जिले के रघुनाथ नगर थाना क्षेत्र के कमलपुर गांव में सड़क किनारे लावारिस स्थिति में पजेरो वाहन खड़ी मिली, जिसका टायर पंचर था और कार में कोई नहीं थे, जिसकी सूचना मुखबरी के द्वारा पुलिस को प्राप्त हुई। सूचना मिलते ही पुलिस टीम तत्काल मौके पर पहुंची और तलाश करने लगी। वाहन की तलाशी के दौरान 368 किलो 600 ग्राम गांजे की जाखिर मिला, जिसे देखकर पुलिस भी हैरान हो गई कि छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की सीमा तक गांजे की इतनी बड़ी खेप सुरक्षित पहुंची कैसे। फिलहाल पजेरो वाहन सहित गांजे की खेत को पुलिस ने जब्त कर लिया है। जब्त गांजे की कीमत लगभग 76 लाख रुपए बताई जा रही है। चुनाव के पूर्व से थाना चौकी में लगातार नाकेबंदी करके कार्रवाई की जा रही, चेकिंग की कार्रवाई। इसी दौरान रघुनाथ नगर थाना को एक सूचना प्राप्त हुई कि कमलपुर के पास में एक पजेरो वाहन एक घर के किनारे खड़ी हुई है करके। इस सूचना पर तत्काल मौके पर पुलिस पार्टी पहुंची और उस पजेरो वाहन को चेक किया गया। उस पजेरो वाहन का जिसका नंबर था CG15CZ 5715 ये वहाँ खड़ी हुई पाई गई। जब चेक किया गया तो इसके अंदर में 368 किलोग्राम गांजा बरामद किया गया। इस प्रकार से इसकी कीमत लगभग 75 लाख रुपए। पुलिस अज्ञात आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत मामला पंजीबद्ध कर पतासाजी में जुट गई है।
इंडिया टाउन न्यूज के लिए बलरामपुर से कुलेश्वर कुशवाहा की रिपोर्ट। प्रदेश के विधानसभा चुनाव के बाद पुलिस ने जिले के अवैध चखना सेंटर के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस ने जिले भर के शराब दुकानों के बाहर संचालित 50 से अधिक चखना सेंटर के खिलाफ कार्रवाई कर सामान जब्त किया है। दुर्ग जिले के सभी थाना और चौकी क्षेत्रों में पुलिस ने अवैध चखना सेंटरों के खिलाफ कार्यवाही की। शराब दुकान के बाहर जो लोग खुले में शराब पीते मिले, उनके खिलाफ पुलिस ने आबकारी एक्ट के तहत कार्यवाही की। कार्रवाई के बाद पुलिस ने शराब दुकानों के पास पॉइंट ड्यूटी लगा दी है ताकि लोग खुले में शराब न पी सके और अवैध चखना सेंटर दोबारा न खुल सके। पुलिस ने दावा किया है कि अवैध चखना सेंटरों के खिलाफ लगातार कार्यवाही जारी रहेगी, साथ ही अड्डेबाजी करने वालों के खिलाफ भी कार्यवाही की जाएगी। सीमांत पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देश पर आज शराब दुकान के आसपास में जो चखना सेंटर वगैरह अवैध रूप से खुले हुए रहते हैं, उस पर सभी थानों को निर्देश मिला था कि कार्रवाई करना है उसमें। इसी निर्देश के परिपालन में सुपेला थाने से भी एक टीम निकली थी, जिसके द्वारा आसपास के जितने भी अवैध चखना सेंटर वगैरह में संचालित हो रहे थे उसमें कार्रवाइयाँ की गई हैं। इसमें से कुल सुपेला पुलिस के द्वारा 9 लोगों के खिलाफ में आबकारी अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई है, उनके खिलाफ प्रतिबंधात्मक कार्रवाई भी की गई है। इंडिया टाउन न्यूज के लिए दुर्ग से सोमनाथ साहू की रिपोर्ट। जांजगीर चांपा जिले के शिक्षा विभाग में आज बड़ा हादसा टल गया। जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय परिसर से संचालित समग्र शिक्षा विभाग के कार्यालय का छज्जा गिर गया। हादसे के वक्त कार्यालय प्रभारी अधिकारी के साथ अन्य कर्मचारी काम कर रहे थे। उसी समय कार्यालय की छत गिर गई। इस हादसे में 2 कर्मचारियों को चोट आई है, अन्य कर्मचारी सुरक्षित हैं। समग्र शिक्षा के जिला कार्यालय भवन की जर्जर हालत को सुधारने के लिए कई बार शासन प्रशासन से पत्राचार किया गया, लेकिन जर्जर भवन की मरम्मत के अलावा समस्या के स्थायी निराकरण के लिए कार्रवाई नहीं की गई, जिसके कारण आज ये हादसा हुआ है। जैसे कि आपको पता है कि ऑफिशियल काम के लिए हम लोग बैठ के साथ में मैं और नरेंद्र काम कर रहे थे। अचानक से छत में कुछ गिरने टाइप की आवाज़ आई, तो मतलब आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। तो हम लोग देखे कि कार्यालय का पूरा फॉल सीलिंग गिर रहा था, तो हम लोग टेबल नीचे छिप के अपनी जान को बचाए हैं। 11 साढ़े 11 बजे के लगभग कर्मचारी जो है अंदर बैठ के काम कर रहे थे। अचानक जो है छत जो है भरभरा कर गिर पड़ा है, और हमारे यहाँ के जो लेखापाल हैं सोनी जी, ये वहाँ पर अंदर में थे, हम लोग तो इधर बैठे थे साइड के कमरे में। और भवन बहुत पुराना है और बहुत जर्जर है, तो कलेक्टर मैडम को मैसेज किया हूँ और अन्यत्र शिफ्ट करने के लिए बोला गया है। तो ये भवन जो है छोड़ने के लिए अन्य स्थान जो है देख रहे हैं कि कार्यालय के लिए कौन सा जगह उपयुक्त होगा, और वहाँ पे कार्यालय को शिफ्ट किया जाएगा। भगवान की बहुत बड़ी कृपा है कि आज कोई जनहानि नहीं हुई और सभी हमारे कर्मचारी सुरक्षित हैं। क्या पहले मांग की जा चुकी है, जो कि भवन जर्जर पहले भी आप लोगों ने मांग की है? हाँ, टीएल बैठक में जो है इसके रख रखाव के लिए जो है बात की गई थी, लेकिन उसमें कुछ हो नहीं पाया था। तो अभी जो है अब ये स्थिति यहाँ बैठने लायक नहीं है, तो अन्य व्यवस्था देखना जरूरी है। यहाँ यह बताना जरूरी है कि जिला शिक्षक अधिकारी कार्यालय का ये भवन जिला बनने से पहले हॉस्पिटल हुआ करता था, जिसमें लकड़ी और खप्पर का छत बना हुआ था। जिला बनने के बाद इस भवन का उपयोग कलेक्टर कार्यालय के रूप में किया गया और अब जिला शिक्षक अधिकारी का कार्यालय संचालित है। इसके बाद भी भवन का छत उसी पुराने लकड़ी और खपरेल का है और प्रायः सभी कमरों की लकड़ी सड़ गई है और कभी भी बड़ी दुर्घटना हो सकती है। समय बैठे थे, ऑपरेटर थे नरेंद्र पटेल और अकाउंटेंट थे सोनी। सोनी को तो चोट आई है, और हम जो जिस सीट पर मैं बैठा था और प्रदीप बैठे थे और आशुतोष बैठते थे, वही जगह जो है नीचे गिरा है, जिसकी वजह से हम लोग बाल बच गए। उसी समय मैं जिला पंचायत जा रहा था और मेरे जिला पंचायत जैसे ही मैं पहुँच, उसके बाद ही ये घटना घटी है। क्या कहेंगे, भवन काफ़ी जर्जर, बहुत ज़्यादा जर्जर है, क्योंकि यहाँ रहना माने ऑफिस में काम करना मुश्किल है। इंडिया टाउन न्यूज के लिए जांजगीर चांपा से प्रशांत सिंह की रिपोर्ट। ये थी अब तक की खबरें। छत्तीसगढ़ की सभी खबरों और पल पल के अपडेट से जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।